कहानी मृग मरीचिका। अपने मौलिक विचार को आकार देते हुए मार्क जुकरबर्ग ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके दिमाग की उपज फेसबुक एक पूरी पीढ़ी को यूं अपनी गिरफ्त में ले लेगी कि किशोरों और युवाओं के उसके बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। भक्तगण जिस लगन से अपने आराध्य देव की उपासना करते हैं, इन युवाओं की लगन उससे रत्ती भर भी कम नहीं है। मेरे बच्चों ने जब इस बाबत बहुत डांट खा ली तो उन्हें एक नायाब तरीका सूझा। उन्होंने फेसबुक पर मेरा भी अकाउंट बना दिया। मम्मी, आपको इससे स्कूल और कॉलेज के बिछड़े मित्रों से जुड़ने का अवसर मिल जाएगा। आपके पास कितना तो समय रहता है आजकल। शुरू में तो मुझे यह समय की बर्बादी ही लगी, पर धीरे धीरे जब दूर बसे मित्र जिनसे ईमेल व फोन द्वारा ही संपर्क था, फेसबुक पर मित्र बनने लगे और जिन्हें एक अरसे से देखा नहीं था, उनके व उनके परिवार के फोटो देखे। कहीं छुट्टियां बिताते तो कहीं बच्चों के जन्मदिन मनाते। उनके फोटो को इतने करीब से देखकर उनसे जुड़े होने का एहसास होने लगा। एक दिन फेसबुक अकाउंट ओपन किया तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखकर चौंक गई। देवव्रत चौधरी। दूर अतीत से एक चेहरा उभर आया। मैं वहीं कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी उन्हीं दिनों में पहुंच गई, मानो कोई पसंदीदा पुरानी फिल्म दोबारा देख रही हूं। कच्छ के कांडला बंदरगाह से जुड़ा टाउनशिप गांधी धाम, तब वह इतना छोटा था कि चलते चलते पूरे शहर का चक्कर मारकर घंटे भर में लौट भी जाओ। अधिकतर लोग कांडला बंदरगाह के दफ्तर में ही काम करते थे, सो तकरीबन सभी परिवारों का आपसी परिचय था। छोटे शहर में घर भी बड़े होते हैं और भी दिल भी। चारों ओर बगीचे से घिरे बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे। हमसे 2 घर छोड़कर ही था देवव्रत का घर। उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और पिता काम में व्यस्त रहते थे, सो जब भी वह अकेला महसूस करता, हमारे घर चला आता। भैया तो उसके संगी थे ही, माँ भी उससे अपार स्नेह रखती। आज की कामकाजी स्त्रियों के पास तो समय ही कहाँ है, लेकिन उस समय की महिलाएं अपने बच्चों के संगी साथियों पर भी बड़ी सहजता से अपनी ममता का आंचल डाल दिया करती थी। बड़े उतावलेपन से भरी होती है किशोर अवस्था। बहुत सारी बातें एक साथ कहने करने को व्याकुल। इसी जल्दबाजी में वह नामों को छोटा कर देते हैं। संगी साथियों को देवव्रत का पूरा नाम लेना कठिन लगता और वह सबके लिए डीबी बन गया। एक दिन स्कूल था गांधी धाम में। सुबह तो सब आगे पीछे निकलते, पर वापसी में हम सब साथ साथ ही लौटते और सीधा रास्ता न पकड़ आसपास के बगीचे को चक्कर मारते हुए घर पहुंचते। कच्चे आम, अमरूद, बेर आदि का खजाना साथ लिए हुए गांधी धाम में कॉलेज नहीं था, इसलिए स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद आगे पढ़ने दूसरे शहर जाना पड़ता। बस छुट्टियों में इकट्ठे हो पाते। एक क्लब भी था गांधी धाम में और ऐसी जगहों पर क्लब औपचारिक स्थान पर न होकर सबकी मिलन स्थली ही बन जाते हैं, जहां मेजबानी की जिम्मेदारी किसी को ना ओढ़नी पड़ती। जिंदगी नियमित उपस्थिति कार्ड रूम अथवा बार में रहती। उनकी ही नियमित रूप से महिलाओं की महफिल भी लॉन की एक तरफ रोज जमती। इस महफिल में विभिन्न प्रांतों के स्वादिष्ट पकवानों की रेसिपी बांटी जाती। साड़ियों के स्रोत और जूड़ा बनाने के स्टाइल सीखे जाते। जी हाँ, वह साड़ियों और जूड़ों का ही जमाना था। पैंट शर्ट वाली महिलाएं तो सिर्फ विदेशी पत्रिकाओं में ही नजर आती थी। वर्ष में 2 बार बाहर पढ़ते बच्चे लौटते तो घरों के साथ क्लब की भी रौनक बढ़ जाती। पढ़ाई और परीक्षाओं से मुक्त बच्चों का पल पल उठता उन्मुक्त अट्ठाहस क्लब का माहौल बदल देता। वे टेबल टेनिस, बैडमिंटन खेलते और अपने अपने शहर के अनुभव बांटते। उन्हें व्यस्त रखने के लिए इन्हीं दिनों स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता। मैं भी थोड़ा बैडमिंटन खेल लेती थी। मिक्स्ड डबल्स में देवव्रत मुझे अपना पार्टनर बनाता। वो इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा खेलती थी, वरन इसलिए कि बाकी लड़कियों को शायद मुझ में भी कम आता था। पापा के अवकाश प्राप्ति पर हम चंडीगढ़ आ बसे। 18 वर्ष बहुत लंबी अवधि लग सकती है, परंतु कुछ बातें, कुछ लोग हमारे जेहन में जगह घेरे बैठे रहते हैं। तमाम उन जैसे मेरे भीतर गांधी धाम सदैव बसा ही रहा, पर मेरे लिए गांधी धाम का अर्थ था देवव्रत का शहर,
और आज भी है, क्योंकि हमारे शहर छोड़ते समय भी देवव्रत अपने पिता के संग वहीं रहता था। उन दिनों संपर्क रखना इतना सरल नहीं था। जीवन भर के संपर्क तो केवल रिश्तेदारी में ही निभ पाते थे, वह भी इसलिए कि खुशी और गम के अवसरों पर मिलना हो जाता था। जिनसे मिलना ना भी होता, हालचाल तो मिल ही जाता। जबकि बहुत करीब हो आए मित्रों से भी बिछुड़ने पर स्नेहपूर्वक 2-4 पत्रों का आदान प्रदान होता। नव वर्ष अथवा कभी विवाह का निमंत्रण पत्र भेज दिया जाता और फिर जिंदगी की व्यवस्थाओं में टूट जाते संपर्क। सागर में समा गई लहरों की तरह खो जाते मित्र भी। मैंने पढ़ाई पूरी की, विवाह हुआ और फिर बच्चों के लालन पालन में पीछे छूट गया मेरा अतीत। धुंधली पड़ गई मेरी स्मृतियाँ। आज डीवी ने सब धूल झाड़ वह यादें ताज़ा कर दी। इन वर्षों में बदलाव बहुत तेजी से आया है। पहले इंटरनेट और ईमेल आया, जिसकी भी याद आए 2 लाइनें लिख डालो। चाहो तो रोज ही, ना वक्त लगता है, ना टिकट का पैसा और ना ही डाक खाने का चक्कर। समय और आगे बढ़ा, लोग फेसबुक पर जुड़ने लगे, संबंध एकदम उलट गए। रिश्तेदारों से मिलना तो कभी कभार होता है, पर फेसबुक पर जुड़े मित्रों की पूरी खबर रहती है। छुट्टियों में कहाँ घूमने गए, कौन सी मूवी देखी से लेकर कल रात डिनर किसके साथ लिया तक फेसबुक पर जुड़े मित्र बस अपने ही बारे में बताते हैं या बता पाते हैं। जबकि हम तो मित्र को फेस टू फेस देखते ही उसकी मन स्थिति समझ जाते थे। अपनी कहने से पहले पूछते, उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है ना। स्नेहपूर्वक उसका हाथ दबा उसे महसूस करवा देते कि वह कतई अकेला नहीं है। फेसबुक पर आप अपने मन का दर्द नहीं बांट सकते, इसलिए शायद मित्रों की लंबी लिस्ट होते हुए भी आज हर कोई एकाकी है। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ता हुआ अकेला और किसी अनजाने बोझ से दबा। खैर, पुराने मित्रों को खोज निकालने का अद्भुत अवसर देता है फेसबुक। जैसे आज डीवी ने मुझे खोज निकाला। रिक्वेस्ट कंफर्म होते ही संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी सामने आ जाती है। जो भी वह पब्लिक में देना चाहे, उसकी ईमेल आईडी भी। देव ने अपना निवास स्थान दिल्ली बताया था। थोड़ा भय हुआ, देवव्रत चौधरी नाम का या कोई और व्यक्ति तो नहीं। मैंने किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट को तो कंफर्म नहीं कर दिया। अतः रिक्वेस्ट ओके करके मैंने एक प्रश्न पूछा, स्कूली शिक्षा तुमने कहाँ से पाई है। उसी दोपहर डीवी की एक लंबी सी ईमेल आई। अपनी रिक्वेस्ट पर तुम्हारा ओके होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज दफ्तर में लंच करने ना जाकर तुम्हें मेल लिखने बैठा हूँ। मैंने तो फोटो से तुम्हें फौरन पहचान लिया था। तुम्हारी वह मोनालिसा वाली सकुचाई सी दबी सी मुस्कान मुझे असली चित्र से भी अधिक मोहक लगती है। पर तुम कैसे पहचानती? मेरे तो घुंघराले बाल मेरा साथ छोड़ गए हैं। आज तुम्हारा ईमेल आईडी पाकर जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। तुम रहती कहाँ हो यह नहीं बताया है तुमने फेसबुक पर। इसके पश्चात उसने गांधीधाम की अनेक बातें दोहराई थी और मुझे अपने बारे में विस्तार से लिखने का आग्रह किया था। मैंने अपने बारे में बताया और पूछा, तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो? जिसके उत्तर में उसने दिल्ली की एक मशहूर कंपनी का नाम बताते हुए लिखा कि वह उसमें पिछले कई सालों से काम कर रहा है और दफ्तर के काम से ही उसका यदा कदा चंडीगढ़ आना भी होता है और अगली बार आने पर मिलना चाहोगे। इसके बाद तो हमारे बीच ईमेल का अनवरत सिलसिला चल पड़ा। उसे गांधीधाम की सब बातें याद थी। छोटी जगहों पर मिलने मिलाने के और पार्टी करने के अवसर तलाशे जाते हैं। तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हारे घर क्या शानदार पार्टी हुई थी, उसने याद दिलाया। आंटी ने बहुत कुछ तो स्वयं ही बनाया था। जादू था तुम्हारी माँ के हाथों में। मैंने तो खैर कई बार खाए हैं उनके बनाए लजीज पकवान। मुझे आज तक याद है उनका स्वाद। उस दिन पीच रंग के सूट में कैसा खिल रहा था तुम्हारा रंग। फोटो तो कोई नहीं है मेरे पास, पर स्मृति में अंकित है आज भी वह चित्र। मैंने भी तो उसका लाया उपहार महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह आज तक संभाल कर रखा है। किसी अमूल्य धरोहर की तरह समय ने बहुत कुछ छीन लिया है मुझसे। एक बार उसने लिखा, विवाह तो हुआ था पर ज्यादा दिन निभा नहीं पाया। डीवी ने बताया कि
इस बीच उसके पिता भी चल बसे। एकदम अकेला रह गया वह। सिवाय दूर पास के कुछ रिश्तेदारों के, पुरानी पीढ़ी घर के सब काम करने के पश्चात भी रिश्ते निभाने का समय निकाल ही लेती थी। पर किसी रेस में निरंतर भागती सी इस नई पीढ़ी के पास कहाँ है ठहर कर अपने संगे संबंधियों की टोह लेने का समय। सो भीतर जैसे रेगिस्तान सा कुछ पसर गया है। मैंने बहुत कोशिश की पत्नी मनीषा के साथ सामंजस्य बिठाने की, पर वह बंधन मुक्त जीवन जीना चाहती थी और उसके पिता ने जबरदस्ती उसका विवाह कर दिया था। अब तो वह विदेश जा बसी है। मेरा दुख यह भी है कि हमारी 3 वर्षीय बेटी को भी साथ ले गई है। दुनिया में मेरा केवल उसी से सीधा रक्त संबंध है। बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ किसी से मन की बात साझा करूँ, किसी अपने से खुशियाँ और गम बांटूं, अपनी उपलब्धियों और निराशाओं की बात करूं। उसका एक ईमेल लगभग हर रोज आता, बस किसी से जुड़ने की चाह। कभी वह किताबों की बातें करता, कभी पुराने परिचितों के बारे में, तो कभी राजनीति की। अकेलापन तो मेरे जीवन में भी था। बच्चे छोटे थे तो उनकी परवरिश, उन्हें पढ़ाने में ही समय निकल जाता था। बड़ी कक्षाओं के गणित और विज्ञान पर मेरी पकड़ नहीं थी। अब उन्हें ट्यूटर पढ़ाने आते थे। यूं भी मेरी रुचि साहित्य में अधिक थी। गिरीश को दफ्तर में ही खूब काम रहता, लंबे दौरा पर जाना पड़ता। मुझे लगता बेकार हो गई हूं मैं अपने ही घर में। यूं सब कुछ सही था मेरे जीवन में। गिरीश मेरे किसी काम में दखल अंदाजी ना करते, ना कभी जबरदस्ती का अधिकार जताया। जिस दिन डीवी का पहला ईमेल आया था, उसी दिन मैंने गिरीश को पूरी बात बता दी थी। पूरा विश्वास था उन्हें मुझ पर। बच्चे भी आजकल के बच्चों की तरह इंछुखल ना थे, बस अपने मित्रों में व्यस्त और मस्त रहते, जो स्वाभाविक ही था। इस मोड़ पर आकर ठहर सी गई थी जिंदगी। मन करता शहर में लगा नाटक देखने जाऊं, कवि सम्मेलन, मुशायरों में जाना चाहती, परंतु गिरीश को ना तो शौक था ना ही समय। जीवन क्या सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पूरी करने के लिए ही मिला था? हमारा यह भीतरी खालीपन, एक दूसरे पर भावनात्मक निर्भरता दिन ब दिन हमें एक दूसरे के करीब ला रही थी। निसंदेह डीवी का जीवन मुझसे कहीं अधिक वीरान था और पुराने मित्री के नाते उसका संबल बनना मुझे अपना कर्तव्य लगता था। एक दिन उसने बताया कि उसे दफ्तर के काम से चंडीगढ़ आना है और मुझसे मिलने हेतु वह निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व ही आ जाएगा। उसका सुझाव था कि हम किसी कॉफी हाउस में मिलें ताकि लंबी बातें कर सकें, परंतु मैंने उसे अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया, जिससे वह गिरीश एवं बच्चों से भी मिल सके। यूं चाहे गिरीश कितने व्यस्त रहते हों, पर उन्हें लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। सो उन्होंने शीघ्र ही देव से मैत्री स्थापित कर ली। बच्चे पहले तो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर भोजन हम सब ने मिलकर किया। बेटी शर्मिष्ठा तो थोड़ी शर्मीली है, पर बेटा अर्जुन, जो बैडमिंटन में अपने स्कूल के प्रतिनिधित्व करता है, उसे ज्यों ही पता चला कि डीवी बैडमिंटन चैंपियन रह चुका है, वे दोनों पुराने मित्रों की तरह बातें करने लगे। हंसी खुशी के इस माहौल में किसी का उठने को मन नहीं कर रहा था। मुझे ही याद दिलाना पड़ा कि सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है। दिल्ली लौटकर देव का ईमेल आया। कितना अजब है यह मन, कितना कंफ्यूज्ड। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा, पर कहीं उदास भी हो आया मन। किशोरा अवस्था में क्रश था तुम पर, सच पूछो तो उससे बढ़कर ही था कुछ, पर मन की बात अनकही ही रह गई और समय बहुत आगे बढ़ गया। नहीं जानता मैं तुम्हारे घर की किस उम्मीद से आया था। सच कहूँ तो कहीं छुपी उम्मीद थी जरूर। मरीचिका क्या केवल मरुभूमि में ही देखी जाती है? जीवन में भी हम अनेक बार ऐसी मरीचिकाओं के पीछे नहीं भागते क्या? उनकी वहां होने की संभावना ही नहीं होती। गलती तो तब होती जब हम मरीचिका का झूठ जान लेने के पश्चात भी उसे पाने का हट किए रहते। पर हम उस जमाने में परिपक्व हुए हैं जब भावनाओं को मन के नहीं बुद्धि के अधीन रखने की सीख दी जाती है। लक्ष्मण द्वारा सीता के गिर्द खींची रेखा का असली सत्य यही था कि उसके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था।
पर वह सीता के लिए बंधन नहीं था। उससे बाहर आने को स्वतंत्र थी सीता। एक आगाह मात्र था कि रेखा के बाहर खतरा है। हम सामान्य मनुष्य को अपनी लक्ष्मण रेखाएं स्वयं खींचनी होती है, जो हमारे जीवन को मर्यादित रखे और समाज को व्यवस्थित। और अपनी लक्ष्मण रेखा की सीमा अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।